और तमाम हमारे कांग्रेस के साथियों, ये बैठक आज हम लोगों ने बुलाई और हम लोग अपनी बात रखना चाहते हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार तमाम हमारे पूरे देश के जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग थे, उन्होंने वहां पे जाके अपनी बात कांग्रेस जो हमारे काम करने के लिए जो हमारे बैंक अकाउंट थे उसको फ्रीज कर दिया गया। जिस प्रकार से दिल्ली के लोकप्रिय पत्रकार बंधु है वो सादर आमंत्रित है। 12 बजे दिन में वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, जिसमें रामगढ़ से बड़कागांव, हजारीबाग और सभी जगह के लोग वहाँ पे लोग उपस्थित रहेंगे। आज की जो बैठक हुई वो हजारीबाग इंडिया गठबंधन के तहत हमारे बीच में हमारे आदरणीय प्रत्याशी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हजारीबाग जिला कांग्रेस पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष भाई सुरेंद्र यादव जी, हम सबों के बीच उपस्थित आप सबों को संबोधित कर रहे थे। बरी के लोकप्रिय विधायक हमारे अभिभावक श्री उमाशंकर अकेला जी अपने विचारों को रख रहे थे। विनोद कुशवाहा जी, राजद के जिला अध्यक्ष, हमारे युवा साथी, हमारे निसार जी, हम सम्मानित आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, आप सबों को मैं जोहार नमस्कार करता हूं। क्योंकि कम समय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया और इसमें हमारे कुछ सक्रिय साथी भी कुछ अपने अपने कार्यक्रम में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि हम लोग निरंतर सभी लोगों से संपर्क में भी है और सभी लोग एक सभी पार्टी के जो लीडरान है इस जिले में, रामगढ़ जिले में जो नेतृत्व करता है, हमारे सनातन भी यहाँ बैठे हुए बड़े भाई, तो सभी लोग हम लोग एकजुट हैं और सबका लक्ष्य है कि हजारीबाग में लोकसभा में इस बार परिवर्तन का वह परिवर्तन है कि बहुत समय तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ बनते रहे और हम जो इंडिया गठबंधन और पूर्व में यूपीए महागठबंधन के विभाजन रहने के कारण, एक नहीं रहने के कारण, जिसका सीधा फायदा हमारे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा है। लेकिन इस बार का ही समीकरण पूरे हजारीबाग लोकसभा को हम देखें तो हम हर समीकरण में, चाहे वोटों में हो, चाहे जातीय समीकरण में हो, चाहे सभी वर्गों का समर्थन हो, चाहे वह व्यापारी वर्ग हो, चाहे शिक्षा जगत के लोग हो, अधिवक्ता लोग हो, युवा लोग हो, महिला लोग हो, सभी किसान लोग, सभी लोगों का समर्थन आज हम लोग के साथ है। और मैं चाहूंगा कि कुछ बोलने से पहले आप सब भी, मुझे लगता है यह झारखंड आंदोलन में आप लोगों ने अपने कागज कलम के मजबूती के साथ, अपनी लेखनी के साथ झारखंड आंदोलन को भी आपने एक अपना ये दिया जो आज अलग राज मिला। क्योंकि झारखंड अलग राज का नेतृत्व करता भी हमारे पिताजी इस एरिया में रहे थे, उत्तरी छोटा नागपुर का, और आप लोगों ने भी उनका भरपूर समर्थन दिया और अलग राज में कराने में आप सबों का भी समर्थन रहा। क्योंकि आप संदेश नहीं पहुंचाते, आपका कलम नहीं चलता तो अलग राज नहीं मिले। वो किसी से छिपा नहीं है। लोकतंत्र खत्म हो रहा है, दिन प्रतिदिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चुनी हुई सरकार को हटाया जा रहा है और जो जनप्रतिनिधि जो काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो सिर्फ विपक्षी नहीं, भाजपा में भी कई ऐसे लीडरान है जो कुछ करना चाहते हैं, उसको भी दबाया जाता है। ये किसी से छिपा नहीं। इसलिए आज जरूरत है कि सिर्फ हजारीबाग लोकसभा सीट जीतना मकसद हम लोग का नहीं है। हम लोग का मकसद है लोकतंत्र को बचाना। आज आप देखे होंगे इलेक्ट्रॉन बोर्ड के माध्यम से कितना बड़ा स्कैम ये निकला, किसी से छिपा नहीं है। बोर्ड के माध्यम से चंदा लेने का ये जो अवैध तरीका,
धंधा लेने का ये अवैध तरीका। और हम लोग तो झारखंड के हैं, पूरे झारखंड में जिस तरह से खनिज संपदा भरा हुआ है, गिद्ध दृष्टि से नजर लगाए हुए। ये 5 साल जब यहाँ झारखंड में सरकार एनडीए गठबंधन की नहीं बनी है, तब से ये चुनी हुई जो लोकप्रिय सरकार है, उसको कैसे हम सत्ता से बाहर करें। और आपने देखा होगा जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्रियों को जो हर्ष इन्होंने किस तरह से फंसाने का काम किया, लेकिन झारखंड की जनता बहुत सोच समझ के निर्णय लेती है। ये सारे बिंदुओं को लोग देख रहे, सारे इशू को देख रहे। निश्चित रूप से हजारीबाग लोकसभा पेज में मैं चाहता हूँ कि हजारीबाग में जो समीकरण है, जो माहौल है, और जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहाँ की जनता ने चुना, बदले में जितना विकास होना चाहिए था, जो समुचित विकास इस हजारीबाग का होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। सिर्फ कभी रेल का वादा किया जाता था, कभी हवाई अड्डा का किया जाता था, कभी कुछ का किया जाता था। और झारखंड में हजारीबाग जिले में अगर हम देखें लोकसभा में, तो हमारे जो रामगढ़, बड़कागांव, मांडू में जो भारत सरकार के जो संचालित कंपनियां हैं, जो इकाइयां हैं, चाहे वह डीडीसी हो, स्टील हो, चाहे कोल सेक्टर में हम सीसीएल की बात करें, हमारे लोगों के हजारों जमीन, यहाँ के मूल रेतों को लूट छीना गया, बदले में नौकरी लेने के नाम से ठगा गया, नौकरी भी नहीं मिला। और लोग जब आंदोलन कर रहे हैं, चाहे उसमें कई तरह के आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, वहां भी लोग, हमारे युवा पढ़े लिखे लोग नौकरी लेने जाते हैं, अपना मांग करते हैं, तो उसको झूठा मुकदमा में फंसाया जाता है। दूसरा चीज, जो कोयला, जो हजारीबाग लोकसभा में है, चाहे एनटीपीसी, अभी चाहे बड़कागांव की बात कर ले, चाहे रामगढ़ मांडू की बात कर ले, तो यहाँ पर पहले कोयला में क्या होता था कि ई ऑक्शन का कोयला ज्यादा होता था, जो रोड सेल के माध्यम से यहाँ के मजदूरों और पढ़े लिखे जो वर्ग है, व्यापारी करना चाहते हैं, जिनको कोई काम नहीं मिला है, तो ई ऑक्शन के माध्यम से अपने ट्रेड करके वो अपना कोयला आवंटन करके उसको अपना एक जीविका का साधन बनाए थे। लेकिन जब से 2014 से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सारे कोयले को औने पौने दाम में, चाहे वह पीएलसी का कोयला हो, चाहे ई ऑक्शन का कोयला हो, सारे कोयले को बड़े बड़े पूंजीपतियों को भेजा जा रहा है रेल के माध्यम से, और ये सबसे बड़ा घोटाला है। जो कोलगेट घोटाला का लोग ये कर रहा था, उससे बड़ा घोटाला कोयला में मोदी सरकार में हुआ। हमने कई बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते, विधायक होने के नाते निरंतर इन चीजों का मैं पत्रचार करते आया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ तक कि सीसीएल में विजिलेंस बैठा हुआ है, वो विजिलेंस को मैंने कई बार पत्रचार किया, कोल मिनिस्टर को पत्रचार किया, कोई इसी तरह का कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए आज जरूरत है, हमारे लोग जमीन देंगे, हमारे लोगों को जान जा रही है, और बदले में हम लोग को पोल्यूशन मिल रहा है, हमारी जमीन लूटी जा रही है। इसलिए हजारीबाग के जनता से आप सबों के माध्यम से अपील करते हैं कि निश्चित रूप से ये चुनावी एक अलग इशू है, लेकिन पहले है जिला को बचाना। लोकसभा को जब हम लोग जैसे लोग सदन में जाएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ की मिट्टी का, यहाँ का बात जो भी होगा, स्थानीय बात होगा, उस चीज को हम लोग रखेंगे। आज जरूरत है, आप सबसे मैं कहूंगा कि आज जिस तरह से लोग कहते हैं कि यह सरकार पिछड़ों की सरकार है, अत्यंत पिछड़ों की सरकार है, महिलाओं को सम्मान देती है, आपने देखा होगा कल का भी हम लोग ने सोशल मीडिया में देखा। अब वो फेक न्यूज है कि क्या है, आप ज्यादा लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग देखें जो कि हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया खड़ी है और हमारे पीएम साहब कुर्सी में बैठे हुए, तो उन्होंने एक महिला का भी अपमान किया और एक आदिवासी महिला का भी अपमान समझने का जरूरत है। जो बोलता है कि हम आदिवासी को लेकर चलना चाहते हैं, आदिवासियों को सम्मान देना चाहते हैं, हम महिलाओं को सम्मान चाहते हैं, तो महिलाओं को हम सम्मान देना चाहते हैं, तो ये सारा चीज है। ये सरकार अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिस तरह से इन्होंने एक कमेटी बनवा के देश में एक साथ चुनाव कराने का जो षड्यंत्र रचा है, एक तो
जो व्यक्ति जो लोकतंत्र में जो राजनीति करता है उसके मन को भी इन्होंने खत्म करने का काम किया है। क्योंकि आज लोकतंत्र में एक चीज है कि अगर आदमी अगर सांसद अगर जीता तो अगर विधायक का चुनाव भी लड़ना चाहता है लड़ सकता है, उसके पसंद पर है। लेकिन इन्होंने एक साथ चुनाव करा के सबको और पूरे विपक्ष को खत्म करने का निर्णय लिया। इसलिए आज मुझे जो लग रहा है परिस्थितियां जो बनी है देश में, अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार अगर बनेगा तो मुझे लगता है कि 2029 में लोकसभा विधानसभा चुनाव होंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है। आज ये समय है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम कहेंगे कि एक तरफ धन बल की लड़ाई, एक तरफ पैसे वाले खड़े हैं और एक तरफ जनता के समर्थन से जयप्रकाश भाई पटेल चुनाव लड़ रहा है। इसलिए आपसे कहेंगे कि आपको उस चीज को भी नजर रखना है कि कहीं धन का उपयोग ना, दुरुपयोग इस क्षेत्र में ना हो। हमारे जो वोटर, हमारे जो मतदाता है वो धन से खरीदे न जाए, पैसे से खरीदे न जाए। इस चीज पर भी आपको निगरानी रखने का जरूरत है। और यह निगरानी सिर्फ जयप्रकाश भाई पटेल ने, मुझे लगता है आप सबका भी एक अच्छा लोकतंत्र कायम करने का आप इसमें मदद करेंगे। बहुत ज्यादा ना बोलते हुए आप सब यहाँ जुटे हैं। निश्चित रूप से ये हम लोग का शुरुआती बैठक है और आप हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहेंगे कि इस बार सिर्फ हजारीबाग ही नहीं, हम सब आज जल्दीबाजी में जुटे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन के लोग, हम लोग एक है और पूरे झारखंड में 14 लोकसभा में हम लोग जीतने जा रहे हैं और हजारीबाग लोकसभा पहला नंबर 1 होगा जहां इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से आप सबों के मदद। उनको ये नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को आगे बढ़ने दे, सारे लोगों को जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाए। जिस प्रकार से आपने दिल्ली में सारी महिलाएं सड़क पर उतर गई है लोकतंत्र बचाने के लिए, उसी प्रकार आज हमारे यहाँ इस लोकसभा को बचाने की जरूरत है। आज हमारे प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल जी हैं, जो मजदूरों का बेटा है, किसानों का बेटा है, हर दिल के अजीज का लड़का है। इसलिए आज इंडिया गठबंधन ने इन पर विश्वास किया, कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया और सारे लोग हमारे इंडिया गठबंधन के हमारे नेता उपस्थित हैं, इनका समर्थन दे रहे हैं। आज मैं बता रहा हूं, आज एक बात बताइए आप लोग, आज 10 बरस से आज एक बीजेपी के प्रत्याशी जो है, हमको लगता है कि मैंने चंपारण से ला करके जो अस्पताल है आपका यूनिवर्सिटी अस्पताल हमारे यहाँ है, सदर अस्पताल है, आज तक जो व्यवस्था गड़बड़ाया इनके क्षेत्र में है, आज तक उसने देखने का काम नहीं किया। मैंने 10 बार जाकर के अस्पताल में गरीबों की मदद किया। एक दिन तो मुझे सत्ता पर रहने के बाद भी मैंने पोस्टमार्टम घर पे 2 घंटा धरना पर बैठ गया, लेकिन इनके कार्ड में यूं नहीं देखा, कभी अस्पताल जाने का काम नहीं किया। तो ये इनका व्यापार है, हमारा ये व्यवसायी है, इनका व्यवसायी सर्वविदित है। आप जानते हैं सबसे बड़ा व्यापार क्या है? कोयला का धंधा। उनके सखाव आगे पीछे चल रहे हैं कोयला का धंधा। आप लोग नाम जानते होंगे, जानते हैं। उनके साथ आज कोयला के व्यापार वो है, बालू का व्यापार वो है, दारू का व्यापारी भी किए है वो। अभी कहने है कि नहीं, लेकिन दूसरे राज्य में होगा, लेकिन यहाँ नहीं है। दारू का व्यापारी है वो, स्कूल का व्यापारी, अस्पताल का व्यापारी और टाउन का व्यापारी, सारे व्यापार अपने हाथ में करना चाहता है ये प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है। आपके माध्यम से हम चुनौती देना चाहते हैं, आपके माध्यम से उन तक सूचना जाए कि आपने किन किन गरीब लोगों के बारे में विधानसभा में आवाज उठाया। आवाज उठाता है अकेला जाकर, किसान की बात हम करते हैं और किसान को दमन करने का काम मोदी ने किया है। 13 महीना धरना पर बैठने के बाद, 1300 लोगों की शहादत देने के बाद, तब भारत के प्रधानमंत्री पीछे हटने का काम किया है। किसान के बारे में नहीं सोच सकता है। मैं लोकसभा में इनके व्यापार को बंद करा देना है, इनके व्यापार को बंद करा देना है। और सारे नौजवानों से हमने लोकल स्तर पर, मैं बता रहा हूं, पूरे राज्य में हमारी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, 2-4 मिनट में आपको बताऊं मैंने क्या किया।
हम इसलिए वो किस बात पर करें, हम वोट मांगे, किस बात की गारंटी दे रहे हैं? गारंटी दिया मोदी जी ने 2014 में कहा था कि सबके खाते में 15 लाख देने की गारंटी, और मेरी गारंटी है उनकी धोखाबाजी की गारंटी। उन्होंने 15 लाख नहीं दिया, लेकिन मेरी सरकार, हमने घोषणा किया था कि पूरे राज्य में गरीबों के स्तर पर देने का गारंटी हमने किया, और प्रति वर्ष आज 4 बार हमारी सरकार ने गरीबों के स्तर पर कपड़ा देने का काम किया। ये मेरी गारंटी है। और उसको देखिए गारंटी, उसकी गारंटी क्या है? हमने कहा 2 करोड़ की नौकरी देंगे, ये गारंटी मोदी के है, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिला, किसी के खाते में 15 लाख नहीं गया। लेकिन मेरी गारंटी ये दिया, विधानसभा में हम लोगों ने ये कहा कि जहां फैक्ट्री खुलता है 75% लोगों की नौकरी झारखंड के लोगों को मिलेगा। ये हमने गारंटी दिया है। ये हमने गारंटी ये दिया कि हम लोग पूरे राज्य में सारे वृद्धा लोगों को गारंटी हमने दिया, वृद्धा पेंशन दिया। आज पूरे राज्य में एक भी 60 वर्ष का वृद्ध नहीं है जिसको पेंशन नहीं मिलता है। ये मेरी गारंटी है। मेरी गारंटी ये है, आज रघुवर दास की सरकार में, जो रघुवर दास की सरकार में विधवा महिलाओं के 40 वर्ष उम्र कर दिया, ये गारंटी उनका था। लेकिन मेरी गारंटी है, जो विधवा हो गया उसी दिन से विधवा पेंशन देने की गारंटी हमारे यूपीए सरकार की, ये गारंटी हमारी है। एनडीए सरकार, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मोदी की गारंटी पर विश्वास नहीं करना। आज मैं आप, मेरी गारंटी यह हुआ कि पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के लिए गरीब के बेटा बेटी की पढ़ाने के लिए हम लोग ने छात्रवृत्ति योजना देकर के गारंटी करने का काम किया। आज छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से, सावित्रीबाई फुले के माध्यम से हम सारे लड़कियों को 8वीं से 9वीं तक 2,500 रुपया छात्रवृत्ति योजना का देने की गारंटी। और 10वीं 11वीं 12वीं में 5,000 छात्रवृत्ति योजना देने की गारंटी। बीए में एडमिशन लेगा 20,000 योजना, 20,000 हमने उनको पैसा देने की गारंटी। हमने पूरे राज्य में एक गारंटी दिया है। पहले 100 बिजली फ्री दे रहे थे, लेकिन आज हमारी चंपई सोरेन की सरकार कहा कि 125 यूनिट की गारंटी है। पूरे राज्य में गरीबों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने गारंटी दिया, जितने गरीब लोगों को बिजली है आप पर बकाया है, सारे बिजली बिल माफ करने की गारंटी हम लोग दिया है। और हमने कहा 2 साल तक भारत के प्रधानमंत्री ने झारखंड में आपका प्रधानमंत्री आवास देने की गारंटी कहा था, उन्होंने आज नहीं दिया, गारंटी नहीं बनाया। लेकिन हमने कहा, हम जब हमारी सरकार यानी कि प्रधानमंत्री आवास नहीं देने लगा तो हमारी गारंटी हुआ पूरे राज्य में 2 लाख, पहला फेज में लिखिए आप, 2 लाख गरीबों के घर बनाने का हमने आवंटन कर दिया। आज उसके खाते में पैसे देने की गारंटी हमने दिया है 2 लाख। और हमारी सरकार फिर बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी गारंटी है पूरे राज्य में, झारखंड में कोई भी मिट्टी का मकान नहीं रहेगा। ये मेरी गारंटी है, ये हमारी सरकार की गारंटी है। इसलिए हम गारंटी पर चलते हैं। महंगाई की गारंटी, कहा महंगाई कम कर देंगे, लेकिन महंगाई नहीं कम हुआ, किसानों पर राहत नहीं हुआ। के लोग यहाँ सारे जगह 4 तारीख को हम लोग का है कल्पना सोरेन के भी आगमन होने जा रहा है। इसलिए आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, इस व्यापारी को दफन करना है, इस व्यापारी को दफन करना है। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे विधानसभा में इनकी जमानत जब्त करा दूंगा। जमानत जब्त कराने का काम करा 5 विधानसभा में। आज आपसे आग्रह करूंगा, आज जातीय समीकरण की बात करेगा, बैच की बात करेगा। अरे जातीय समीकरण की बात करने वाले, आपने 2 टिकट काट दिया मुन्ना बाबू, धनबाद में टिकट कट गया, चतरा में टिकट कट गया, सारे लोगों को कहा। और हमने सभी जातीय समीकरण के द्वारा हम लोगों ने टिकट देने का काम किया है। आप ऐसा नहीं है कि हमने विनोद सिंह को टिकट दे दिया कोडरमा में। इसलिए आपके माध्यम से आपसे आग्रह करूंगा, टीकी प्रभार कर रहा हूं। और खास करके एक और हमने सूचना दे रहे हैं, हमारे साथ जसवंत सिन्हा जी है, हमारे साथ जसवंत सिन्हा है, जिनको हम लोगों ने जब लोग यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था
राष्ट्रपति का जी चुनाव था तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में हम लोगों ने जसवंत सिन्हा को प्रत्याशी के रूप में बनाया था। आज हमने बात किया उनसे, कहा कि मैं खुल के आऊंगा। आपके माध्यम से बता देता हूं कि 3 तारीख को आपको मैं निमंत्रण दे रहा हूं। 3 तारीख को रशीद पार्क का डेमोटार में उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और जसवंत सिन्हा हम लोग से बात करता उनके नेतृत्व में इनकी जमानत जब्त करा दूंगा। आप आज लिख दीजिए, अकेला यादव ने चुनौती दिया है कि मनीष जायसवाल को जमानत जब्त कराऊंगा। यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल लोकसभा में जाएगा, दूसरा जाने वाला नहीं है। करूंगा हर व्यक्ति को हर काम इस पीसी के माध्यम से आप लोग को बताना चाह रहे थे कि हम लोग अपनी चुनावी जो तैयारी है उसमें हम लोग अपने बढ़ने वाले हैं। हम अपने चुनाव को शुरुआती करने वाले हैं। अपना जो जनसंपर्क अभियान हो, चाहे चुनाव में और जो स्ट्रेटेजी बनते हैं उन चीजों को लेकर, इसीलिए तमाम दल के लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्या तैयारी होगी आगे की? तैयारी यहाँ की जनता पहले से तैयार है और जनता ने स्पष्ट रूप से माना है कि इस बार हजारीबाग में बीजेपी नहीं, बीजेपी के जगह जेपी होना चाहिए। एक सवाल आपसे है, क्या जिला अध्यक्ष से राय मशवरा किया गया था कैंडिडेट को फिक्स करने से पहले पार्टी के द्वारा? ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, हम लोग से नाम मांगा जाता है और एक जातीय समीकरण का एक प्रारूप मांगा जाता है कि आपके क्षेत्र का क्या स्थिति है, जातीय समीकरण का क्या होता है। बहुत सारे हमारे आवेदन जो देते हैं हमारे कैंडिडेट, वो अपना आवेदन देते हैं और ये सारा आवेदन और जातीय समीकरण बना के हम लोग प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल पे जो हमारे नेता हैं उन्हें हम लोग देते हैं। उसके बाद हमारे प्रदेश के जो नेता है उन्हें भली भांति मालूम है कि कहाँ पे क्या हम लोगों का समीकरण है, उसके हिसाब से हम लोग क्या मुद्दा होगा लोकसभा में? हमने तो कहा कि हजारीबाग के जो स्थानीय जन समस्या है उसको मैं पहली प्राथमिकता में लूंगा, चाहे वह कोयलांचल का हो, चाहे सिंचाई की योजना यहाँ पर लाना पड़े, चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है। देखिए, विपक्षी भी जो है यही कर रही है कि हम भी जो है इसी सब मुद्दे पर इस चुनावी मैदान में आए हुए हैं। आप लोगों का क्या कुछ खास होगा? देखिए, हर आदमी का अपना अपना चुनावी मुद्दा है, लेकिन जनता को तय करना है कि मुझे कौन पसंद है। हम जनता से अपील करेंगे, एक प्रत्याशी होने के नाते, एक पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। विधायक जी, आपने कहा कि आप जब बीजेपी में थे तो आपने कोयला घोटाला को लेकर कई बातें पत्रचार किया, क्या बात थी, क्या बात है? नहीं, मैंने कहा कि बहुत सारी चीजों को कई बार पत्रचार किया। किन मुद्दों पर? बहुत सारे मुद्दे, कोयलांचल में जो चलते हैं मुद्दे, स्थानीय मुद्दे हो, अभी जैसे ई ऑक्शन की बात रहा हो, चाहे रोड सेल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा देने की बात हो, यहाँ के जो जमीन का मामला हो, ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, इन सारी चीजों को। क्या आपकी बात को वहाँ दरकिनार किया गया था? निश्चित रूप से वहाँ सुना ही नहीं जाता था। यहाँ पर बीजेपी का एमएलए जरूर है, लेकिन ना वहाँ पे डीएम सुनता था, ना सीएमडी सुनता था, जबकि हम बीजेपी में नहीं थे तो हमसे बातें ज्यादा सुनी जाती, चूंकि हम आंदोलन करते थे। धन्यवाद। नहीं, मैंने आपको बता दिया, यहाँ लड़ाई है लोकतंत्र बचाने की। पहली बात बता देता हूँ, यहाँ लड़ाई है संविधान बचाने की। जब लोकतंत्र बचेगा तो विकास की बात करेंगे, जब तक लोकतंत्र नहीं बचेगा तो विकास की क्या होगा। यहाँ तो इस बात की लड़ाई है। आइए, लड़ाई हम लोग पूरे देश में लड़ेंगे लोकतंत्र बचाने की और संविधान बचाने की। और जब संविधान बचेगा तब रोजगार बनेगा, संविधान नहीं बचेगा तो क्या रोजगार आपको दे पाएंगे। लोकतंत्र आपातकाल घोषणा होने जा रहा है, उसको बचाने की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, तब आपका विकास करूंगा। मैंने आपको बता दिया, जितने हमने बताई कि हमारी सरकार जो गरीबों तक सारी सुविधाएं हमने दिया, अब हमको देश बचाने की जरूरत है। लोकतंत्र बचेगा तो आपके रोजगार मिल जाएगा, लोकतंत्र बचेगा तो गरीबों को राहत मिलेगी। आपके प्रतिद्वंदी जो है वो उनका क्या है, किस तरह का व्यापारी है, क्या करता है? अरे सब व्यापार तो वही है भैया, आपको बताइए ना, कोयला के व्यापारी वही है, स्कूल का व्यापारी वही है, उसके बाद में अस्पताल का व्यापारी वही है, टोल प्लाजा का व्यापारी वही है, पहले दारू के व्यापारी वही करता था। आप कितना व्यापार उसको करा में? बहुत बहुत धन्यवाद। सारे व्यापार तो वही है।